सुप्रभात बच्चों। नेताजी का चश्मा, आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे। नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश जी के द्वारा रचित है और इस पाठ के माध्यम से हम देश व देशभक्ति क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। तो आप सभी सबसे पहले मेरे प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। देश क्या होता है? देश क्या देश केवल सीमाओं से घिरा हुआ भूभाग है? नहीं, देश बनता है उसमें रहने वाले नागरिकों, पेड़ पौधों, पहाड़ों, वनस्पतियों, अर्थात देश के अंदर हम जहाँ रह रहे हैं, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उन सब से मिलकर देश बनता है। और जब हम इन सब की समृद्धि के लिए प्रयास करते हैं, इन सब की विकास के लिए प्रयास करते हैं तो वह हमारी देशभक्ति कहलाती है। देशभक्ति का अर्थ केवल सीमा पर जाकर लड़ना ही नहीं है। हम अगर अपने देश के विकास के लिए अग्रसर रहते हैं तो ये देशभक्ति है। जैसे विद्यार्थी जीवन में हमारी देशभक्ति क्या कहलाएगी? शिक्षा प्राप्त करके उस शिक्षा के माध्यम से देश को विकास की रास्ते पर, विकास की राह पर अग्रसर करना, ये हमारी देशभक्ति कहलाएगी। तो नेताजी का चश्मा, यह पाठ जो है वो कैप्टन, जो इसका चरित्र है, कैप्टन के माध्यम से देश के अनेक करोड़ों नागरिकों के योगदान की चर्चा करता है। यह पाठ जो है वो कैप्टन, जो एक चरित्र है इसमें, उसके माध्यम से करोड़ों नागरिकों के योगदान की इसमें चर्चा की गई है। और देशभक्ति केवल बड़े ही नहीं, बच्चे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अब हम इस पाठ को देखेंगे, समझेंगे इसे। तो नेताजी का चश्मा, आप इस पाठ को ध्यान से सुनेंगे और जो महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बताऊंगी आप उसे ध्यान से समझने का प्रयत्न करेंगे। तो शुरू करते हैं। नेताजी का चश्मा। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। यहाँ हालदार साहब का मतलब हवलदार साहब नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। कई बच्चे से हवलदार समझ लेते हैं, पुलिस वाला समझ लेते हैं, नहीं। तो ये एक चरित्र है इसमें। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमाघर। ओपन एयर सिनेमाघर का मतलब होता है जिसमें ऊपरी छत वगैरह नहीं होती है, तो ओपन एयर सिनेमाघर। और एक ठो नगर पालिका भी थी। एक ठो मीन्स है, एक नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिए। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उससे भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। तो अभी तक हमने ये देखा कि ये जो कहानी है इसमें सबसे पहले कस्बे का वर्णन किया गया है कि कस्बे में क्या क्या चीज़ें थी। कस्बा कैसा था कि कुछ पक्के मकान का उसमें अभाव था, कुछ ही मकान पक्के थे, एक ही बाज़ार था, और लड़कों का स्कूल और लड़कियों का स्कूल था, और सीमेंट का छोटा सा कारखाना, और 2 ओपन एयर सिनेमाघर। और उसके बाद नगर पालिका के कार्यों के बारे में बताया गया कि नगर पालिका क्या क्या कार्य करवाती है। तो अब जो मूर्ति लगवाई गई है वो नेताजी की मूर्ति है। अब नेताजी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सुभाष चंद्र बोस। तो आपको पता होना चाहिए कि यह मूर्ति किसकी थी? सुभाष चंद्र बोस की थी। और ये किसने बनाने का निर्णय लिया था? किसी प्रशासनिक अधिकारी ने, उत्साही बोर्ड या किसी प्रशासनिक अधिकारी ने मूर्ति बनाने का निर्णय लिया था। आगे देखेंगे अगला पैरा। पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह का मतलब होता है दुविधा और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। अर्थात यानी कि मूर्ति बनाने का निर्णय तो लिया गया, परंतु मूर्ति बनाने का काम किसको दिया गया?
और क्यों दिया गया? ये आगे इसके कारण आए गए हैं कि मूर्ति बनाने का काम किसी स्थानीय कलाकार को ही दिया गया। क्यों दिया गया? इसके कारण आगे आ चुके हैं कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं थी, यानी कि जो नगर पालिका थी उन्होंने मूर्ति बनाने का निर्णय कर तो लिया, परंतु उनको अच्छी मूर्तिकारों की जानकारी नहीं थी। दूसरा, उनके पास बजट की कमी थी। तीसरा, और उन्होंने अपना समय जो है वो चिट्ठी पत्री में ही बर्बाद कर दिया था और शासनावधि समाप्त होने वाली थी। जैसे कि कोई भी अफसर अगर रिटायर होता है, वो अगर अपनी नौकरी से उसका समय समाप्त हो जाता है उस नौकरी का, तो वो अपने स्मृति चिन्ह के रूप में कुछ बनाना चाहता है। इसी तरह से प्रशासनिक अधिकारी की बोर्ड के किसी प्रशासनिक अधिकारी की शासनावधि समाप्त होने वाली थी, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, स्मृति चिन्ह के रूप में मूर्ति बनाने का निर्णय लिया गया। लेकिन मूर्ति बनाने का निर्णय लेने के बाद उसे एक स्थानीय कलाकार को ही मूर्ति बनाने के लिए क्यों कहा गया, इसकी हमने चर्चा कर ली है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं थी, मूर्ति का लागत यानी कि बजट की कमी थी उनके पास, और उसके बाद उनका समय जो था वो बर्बाद हो गया था चिट्ठी पत्री में, इसलिए उन्होंने स्थानीय कलाकार को ये अवसर दिया था। तो अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही ये काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न बन चुका है कि मूर्ति बनाने का काम स्थानीय कलाकार को क्यों दिया गया, उसके कारण हमने अभी चर्चा कर ली है। और मूर्तिकार का नाम क्या था हमारा? मोतीलाल, ड्राइंग मास्टर। वहाँ स्कूल कस्बे में ही हाई स्कूल था और उसके जो इकलौते ड्राइंग मास्टर थे मोतीलाल, उसी को ही ये काम सौंपा गया था और उन्होंने काम ले लिया था और विश्वास भी दिलाया था कि ये काम जो है वो पूरा भी वो करेंगे। अब अगला पैरा देखेंगे। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट। तो यहाँ पर प्रश्न ये बनाया कि हमारा बस्ट किसे कहते हैं, तो आप इसे यहाँ से करेंगे, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक 2 फुट ऊंची मूर्ति को हम बस्ट कहते हैं। और सुंदर थी, नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन अर्थात कम आयु के, फौजी वर्दी में थे। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस पैरे में कि मूर्ति का वर्णन किया गया कि मूर्ति किस तरह से बनाई गई थी, सुंदर थी, कमसिन थी और नेताजी जो थे वो फौजी वर्दी में थे, सुंदर लग रहे थे। और मूर्ति बनाने के प्रयास को सफल और सराहनीय क्यों कहा गया? सफल और सराहनीय इसलिए कहा गया कि मतलब कोई भी काम हम जब करते हैं उसको सफल इसलिए कहा जाता है जब वो अपने उद्देश्य की पूर्ति कर ले। कोई भी काम जब हम करते हैं तो उसे सफल और सराहनीय इसलिए कहा जाता है या इसलिए उसकी सराहना की जाती है कि जब उसका उद्देश्य, जिस उद्देश्य के लिए उस कार्य को किया जा रहा हो, उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाए। तो अब इसी उद्देश्य की पूर्ति हो गई थी क्या, कि उस मूर्ति को देखते ही देशभक्ति जागृत हो रही थी। जब लोग उसे देखते थे उनके मन में ये नारे, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसे नारे जो थे वो देशभक्ति जो थी वो जागृत हो रही थी, इसलिए मूर्ति बनाने के प्रयास को सफल और सराहनीय प्रयास कहा गया। परंतु मूर्ति में कमी थी। क्या कमी थी? उसमें चश्मा नहीं था। मूर्ति संगमरमर की थी तो चश्मा भी संगमरमर का होना चाहिए था, परंतु संगमरमर का नहीं था। तो देखेंगे क्या आगे कहते हैं इस पार्ट में। आगे देखेंगे आप, एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। अर्थात मूर्ति संगमरमर की थी परंतु जो चश्मा था वो रियल था, रियल अर्थात वास्तविक। हालदार जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके तभी उन्होंने इसे लक्षित किया मीन्स नोटिस कर लिया, उसे ध्यान से देख लिया। उनके चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। कौतुक मीन्स हैरानी वाली। वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल, अर्थात मूर्ति संगमरमर की थी परंतु उसमें कमी थी चश्मे की जो कि रियल था, वास्तविक था।
जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे। अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट हो गई है कि हमें किसी के रंग रूप से उसके मतलब आंतरिक हाव भाव की पहचान नहीं करनी चाहिए। जैसे कि इसने बोला कि मैं जब मूर्ति में चश्मा नहीं था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें देशभक्ति नहीं है, जिस भी वजह से बनाई गई थी, तो अर्थात इसका मतलब ये नहीं कि देशभक्ति की कमी है, नहीं। महत्व मूर्ति के रंग रूप का नहीं, जिस भावना से उसे बनाया गया था, अर्थात देशभक्ति की भावना से मूर्ति को बनाया गया था, वह सफल रहा था। तो इसलिए यहाँ ये बताया गया कि महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है। महत्व है देशभक्ति की भावना का, जो कि सफल रहा। उस मूर्ति को देखते ही देशभक्ति की भावना जागृत हो रही थी। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे, तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है, अर्थात पहले कोई और चश्मा था, अब कोई और चश्मा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा, मतलब हैरानी जो थी वो और बढ़ गई। वाह भाई, क्या आइडिया है! मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। अभी इसका आशय भी पूछा जा सकता है कि मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, परंतु चश्मा बदल सकती है। इसका क्या आशय है? तो आप ये बता सकते हैं कि मूर्ति जो थी संगमरमर की थी, परंतु हर बार जब हालदार साहब कस्बे से गुजरते थे, तो उन्हें चश्मा जो था वो बदला हुआ नज़र आता था। तो उन्होंने इसलिए कहा कि मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा बदल सकती है, अर्थात उनका चश्मा जो था वो हर वक्त बदला हुआ होता था। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे, तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है! मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। अर्थात उनकी आदत क्या थी? कस्बे से गुजरना, चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना, ये उनकी आदत थी। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय का मतलब जिसका दमन ना किया जा सके, अर्थात जिससे दबाया ना जा सके, हो उठा, तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले के खुद के मुंह में पान टूसा हुआ था। वह काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। तोंद का मतलब था बड़ा हुआ पेट, अर्थात जब भी कोई व्यक्ति हंसता है तो उसकी पेट जो था वो बड़ा हुआ, जो उसका पेट का आगे का भाग होता है वो थिरकने लग जाता है, हिलने लग जाता है। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। कि जब उनका मतलब हालदार साहब हर बार गुजरते थे, हर बार उनका चश्मा जो था बदला हुआ नज़र आता था, तो इस बार उन्होंने पूछ ही लिया पान वाले से कि ये मतलब क्यों बदलता है हर बार। तो उन्होंने पान वाले का यहाँ पे चरित्र चित्रण भी है कि वो कैसा था। वह काला, मोटा, खुशमिजाज और उसकी तोंद निकली हुई थी। वह पान खाता था, लाल काली बत्ती सी थी। तो उसने उत्तर दिया कि एक चश्मा कौन बदलता है? कैप्टन। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, गिराक मीन्स ग्राहक, कस्टमर। कोई उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अर्थात यहाँ पर कि जब एक ये कैप्टन जो है वो चश्मे बेचने वाला है, कोई भी कस्टमर, कोई भी ग्राहक उसके पास आ जाता था, अगर उसको नेताजी की मूर्ति वाला चश्मा चाहिए होता था, तो वो उस मूर्ति से वो चश्मा उतारता था, उस ग्राहक को दे देता था और उस मूर्ति पर दूसरा चश्मा चढ़ा देता था। अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम है कैप्टन। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, दरकार मीन्स मांग होती है, तो वह उस